हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं इतिहास। तो इतिहास जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कि बीते हुए समय का अध्ययन करता है। जो समय गुजर गया है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम इतिहास का प्रयोग करते हैं। अब इतिहास को पढ़ने के लिए हम बहुत सारे स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे तो हम अध्ययन कर नहीं सकते हैं, ना ही हमारे पास कुछ ऐसा है टाइम मशीन जैसा कि हम पीछे जाके पास्ट में जाके पता कर सकें क्या हुआ था। तो इसके लिए हम लोग कुछ स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें हम 3 भागों में बाँट रहे हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जो खुदाई करके निकाले जाते हैं, ज़मीन से खुदाई करके। जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, यानी कि जो खुदाई करते हैं, वह जब खोदते हैं और उनको जो कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनके आधार पर इतिहास के बारे में हम जानते हैं। तो कुछ पुरातात्विक स्रोत कौन-कौन से हमारे, जैसे अभिलेख हैं। अभिलेख क्या होते हैं? जैसे किसी कठोर सतह पर कुछ लेख लिख दिए जाते हैं। कठोर सतह जैसे पत्थर या कोई धातु, उन पर क्या होता है, कुछ लिख दिया गया है तो वह अभिलेख हो गया। अभिलेख में क्या होता है, कोई जैसे राजा है वह लिखवाता था, उसके बारे में, उसके युद्धों के बारे में हो सकता है, उसमें उसके आदेश हो सकते हैं जो उसने अपनी जनता को दिए हैं। दूसरा हमारे पास है सिक्के। जब हम इतिहास पढ़ेंगे आगे आगे तो चैप्टर, तो हम देखेंगे कि बहुत से जो राजा होंगे वो अपने सिक्के बनवाएंगे सोने के, चांदी के। आगे है हमारा स्मारक। स्मारक में जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हमको, स्तूप देखने को मिलेंगे, मंदिर देखने को मिलेंगे और भवन देखने को मिलेंगे, जो राज भवन होते हैं जिसमें कोई राजा रह रहा है, वह सब भी हमको मिलेंगे। जैसे मौर्य काल में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का हमें भवन जो टूट चुका है वह देखने को मिलेगा। इसमें और मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जिससे ये हमें पता चलेगा कि जो राजा हैं या जो कोई वंश चल रहा है वह किन देवी देवताओं को मानता है, यानी उनकी भक्ति के बारे में पता चलेगा हमको इससे। और इसमें क्या मिलेगा, जैसे बर्तन, मिट्टी के बर्तन जिनको हम मृदभांड बोलते हैं, वह भी खुदाई से मिलेंगे हमको। मृदभांड और कंकाल वगैरह जो मानव अवशेष हैं वह भी हमें देखने को मिलेंगे। और इन सबकी हम आयु ज्ञात करके ये जान सकते हैं कि वो कितने पुराने हैं। और आयु ज्ञात कैसे करते हैं? एक विधि होती है रेडियो कार्बन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, जो C14 है, कार्बन का एक समस्थानिक है। समस्थानिक क्या होता है? केमिस्ट्री में सब लोगों ने पढ़ा होगा, जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वह समस्थानिक होते हैं। तो कार्बन के भी बहुत सारे समस्थानिक हैं, तो उसमें से एक है C14। इसी का अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं कि वो कोई वस्तु जो है ना वह कितनी पुरानी है। और जो दूसरा स्रोत हम लोगों के पास है वह है विदेशी यात्रियों के विवरण। यानी कि हमारे देश में अलग अलग टाइम पर विदेशी लोग आते रहे हैं, या तो वो व्यापार करने आए हैं या आक्रमण करने आए हैं। तो जब भी कभी आते हैं विदेशी तो उनके साथ कुछ लेखक वगैरह भी आते हैं, और यही लेखक क्या करेंगे, अपनी कुछ पुस्तकें लिख देंगे, जिन पुस्तकों से हमें कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। उनको भी हम आगे धीरे धीरे देखते रहेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। और जो तीसरा हमारा स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब जो साहित्य के रूप में लिखे गए हैं। इसमें भी 2 भागों में बांट रहे हैं इसको भी हम। एक तो धार्मिक, यानी जो धर्म से संबंधित हैं, जिनमें धर्म की बातें की गई हैं। जैसे हिंदू धर्म में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे वेद देखने को मिलेंगे, उपनिषद देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तब देखते रहेंगे। बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे ग्रंथ हमको मिलेंगे, जैसे विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। ऐसे ही जैन धर्म में भी मिलेंगे हमको। और गैर धार्मिक स्रोत क्या होंगे, जिनमें धर्म से संबंधित कोई बात नहीं की गई है। इसमें प्रशासन से संबंधित बात की गई है। कोई शासक है, वह अपना प्रशासन कैसे कर रहा है। जैसे मौर्य युग में, मौर्य काल में चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य, कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, और उन्होंने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र।
जिसमें इन्होंने जो मगध उस टाइम का था उसके प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। अब जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं वह क्या है, पुस्तकों के रूप में लिखे गए हैं, और ये जो पुस्तकें हैं वह हाथ से लिखी गई हैं। उस टाइम मशीन तो थी नहीं उस समय, तो हाथ से ही लिखी गई होगी, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। और यहाँ पर जो मैन्यू शब्द है उसका लैटिन में मतलब होता है बाई एंड, यानी कि हाथ द्वारा। इस वजह से इनका नाम पड़ा है पांडुलिपि, यानी हाथ से लिखी हुई पुस्तकें। अब ये जो पांडुलिपि हैं ये भोजपत्रों पर भी लिखी मिलती हैं। भोजपत्र क्या है, कश्मीर में एक पेड़ होता है भुर्ज नाम का, तो क्या करते हैं उसकी छाल, जैसे ये तना है पेड़ का, उसकी जो छाल होती है उसको निकाल के उसको सीधा कर देते हैं दबा के, फिर उस पर लिखते हैं। तो ये हो गया भोजपत्र। और ये ताड़ पत्रों पर भी लिखी हुई है। अब ताड़ पत्र क्या होता है, जो ताड़ पेड़ होता है, ताड़ के पत्ते ले लेते हैं और उस पर लिख देते हैं आराम से, तो ये हो गया ताड़ पत्र। अब हमने ये देख लिए इतिहास के स्रोत, यहाँ तक ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, किन आधारों पर, कि हमको किस तरह के स्रोत मिल रहे हैं, लिखित स्रोत मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उस आधार पर। तो पहला हमारा आता है प्राक इतिहास काल। इसमें क्या होता है कि हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कि लिखित स्रोत इसमें नहीं मिलेगा हमको। तो हम कैसे इसका अध्ययन करेंगे, जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन पर निर्भर रहेंगे हम इसके लिए, ठीक है ना। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, कुछ बर्तन मिल गए या कंकाल मिल गए, जैसे हमारा जो पाषाण काल है, पाषाण काल वह भी इसी में आता है, ताम्र पाषाण काल, इन सबको हम धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे आगे। उसके बाद आता है आद्य इतिहास काल। इसमें क्या होता है, लिखित स्रोत तो मिलते हैं हमको, लिखित स्रोत प्राप्त होंगे, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाएंगे, हमको पढ़ ही नहीं पा रहे तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है उस टाइम पर जो लिखा गया है। इसमें हमको क्या मिलेगा, हड़प्पा सभ्यता। इसमें हम देखते हैं कि उनकी जो मोहरें हैं उन पर उन्होंने कुछ प्रतीकों में लिखा हुआ है, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग। यहाँ पर भी हम मूर्तियों या जो भी बर्तन वगैरह मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत उन पर ही निर्भर रहते हैं। तीसरा जो हमारा है इतिहास काल, यहाँ पर क्या होता है, लिखित साक्ष्य जो हैं, लिखित स्रोत वह मिलते हैं और उनको हम क्या होता है, पढ़ भी पा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा इतिहास काल शुरू होता है सही से, यानी कि हड़प्पा के बाद जो आएगा वो सब इतिहास काल में जाएगा। और वैसे हम पढ़ने के लिए अपनी सुविधा के लिए इतिहास को क्या करते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो प्राचीन प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास। इन 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ लेते हैं उसको। अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 6th क्लास की एनसीईआरटी है, इसके लिए 7th की, इसके लिए 8th की। इसमें आपको ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी एक टाइम लाइन सेट हो जाएगी, आप थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे इतिहास को। अब हम पढ़ते हैं जो आगे अपना जो प्राग इतिहास काल है उसको शुरू करते हैं। तो प्राग इतिहास काल में जो एक नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस पूटे, इनको हम प्राग इतिहास काल का जनक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने 1863 में मद्रास के अतरमपक्कम में एक कुल्हाड़ी खोजी थी, हैंड एक्स खोजा था इन्होंने, हाथ की कुल्हाड़ी खोजी थी। इस वजह से इनको क्या हम जनक बोलने लगे, किसका, प्राग इतिहास काल का। अब जो प्राग इतिहास काल है उसी में हमारा क्या आता है, पाषाण काल। अब इसी पाषाण काल को हम लोगों को पढ़ना है धीरे धीरे करके, यानी कि स्टोन एज। अब जो पाषाण काल है उसको पाषाण काल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग होगा, पत्थरों के औजार बनाएगा, जो मानव है वह पत्थरों के औजार बनाएगा, इस वजह से इसको पाषाण काल बोला गया। और इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक तो पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल।
और आपको इनकी टाइमलाइन भी याद रखनी है कि कौन कितने टाइम तक चला। ये टाइमलाइन में एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। जो पूरा पाषाण काल है वह 5 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष तक चलेगा। 1 लाख BC। अब यहाँ पर BC आएगा बार बार। ईसा पूर्व, ईसवी, इनको पहले बता देता हूँ। एक तो ईसवी दिखाई देगा और एक ईसा पूर्व दिखाई देगा। ईसा पूर्व को हम BC बोलते हैं और BCE भी बोलते हैं, और जो ईसवी है उसको हम AD बोलते हैं और BC भी बोलते हैं। अब क्या हुआ था, जहाँ से ईसा मसीह का जन्म हुआ वहाँ से हम क्या मान लेते हैं, समय को 0 मान लेते हैं, और उसके बाद उनके जन्म के बाद जब जाएंगे तब ईसवी की ओर बढ़ेंगे, और उससे हम पीछे की ओर जाएंगे तब ईसा पूर्व की ओर बढ़ेंगे। जैसे नंबर लाइन में जैसा होता है 3 4, इधर चलेंगे तो माइनस में चलेंगे, उल्टा चलेगा इधर। समझ रहे हैं। अब जो BC है उसको हम क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट जो ईसा मसीह है उनके पहले का समय, और इसको BCE को बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। और इधर जो AD है इसको एनो डोमिनी बोलते हैं, और जो BC है उसको कॉमन एरा बोलते हैं। ये है BC और AD का चक्कर, ये समझ गए आप। तो यहाँ पर मैंने पूरा पाषाण काल का बताया था 5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक, और जो मध्य पाषाण काल है यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, ये 1 लाख नहीं होगा, 10,000 BC होगा। 5 लाख से 10,000 BC तक, और यहाँ पर 10,000 से 6,000 BC तक होगा। ये टाइमलाइन अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी, मैं इसको एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। और जो नव पाषाण काल है वह 6,000 से 1,000 BC तक मिलेगा। कहीं कहीं पर यहाँ पर ये 4,000 BC भी लिखा हुआ है। अब इसमें आगे चलते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण में क्या था, जो मानव है वह शिकारी था एक तरीके, और भोजन को संग्रह करता था। शिकारी मतलब शिकार करता था और वही खा लेता था। इस वजह से इसको आखेटक मतलब शिकार करने वाला और संग्राहक बोलते थे। आखेटक और संग्राहक बोला जाता था। और जो मानव है वह क्वार्टज नामक पत्थर के उपकरण बनाता था, इसलिए इसको क्वार्टाइज मानव बोला जाता है, क्योंकि क्वार्टज के पत्थर बनाता था, जिसको मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया आपको। और उस समय मानव कहाँ पर रहेगा, गुफाओं पर, वो पेड़ों पर रहेगा, जो गुफाएं हैं उनमें रहेगा। और जो पूरा पाषाण काल है इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भाग, नीचे लिखे हैं, नीचे चले गए। पहला तो निम्न पूरा पाषाण काल, इसकी समय सीमा आपको याद नहीं रखनी है, बस देख लेना है। 5 लाख से 1 लाख BC तक है, अलग अलग मिल सकती है कुछ किताबों में। एक तो निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। इन 3 भागों में बांटेंगे हम किसको, जो पूरा पाषाण काल है। एक एक करके देखते हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल। इसमें पहले तो हमको उपकरण याद रखने हैं। तो क्या मिलेगा, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कैसे, आज मानव क्या करेगा, ऐसा कुछ ले लेगा और उसमें धागा से कोई लकड़ी वगैरह बांध लेगा और इसका ये कुल्हाड़ी बन जाएगा। चॉपर्स मिलेंगे। चॉपर्स क्या होगा, हमारे इधर इसको गड़सा बोला जाता है, ये ऐसा करके कुछ, ये हो गया चॉपर्स। ये उपकरण मिलेंगे। तो आपको जो याद रखना है वह है इनके कौन कौन से स्थान हैं, और यहाँ से कुछ चीज़ें अगर मिली हैं वो हमको याद रखनी है। तो सबसे पहला जो स्थान है वह है सोन घाटी, जो कि मिलेगा आपको पाकिस्तान में। दूसरा है बेलन घाटी, जो कि यूपी में मिलेगी आप, मिर्ज़ापुर वाले रीजन में। और जो हथनोरा है जो कि MP में है, मध्य प्रदेश में, यहाँ से होमो इरेक्टस है, उसके कंकाल पाए जाएंगे। और जो निम्न पूरा पाषाण काल है
उसमें हमको दो मानव देखने को मिलेंगे। एक तो होमो हैबिलिस देखने को मिलेगा, होमो हैबिलिस, और दूसरा होमो इरेक्टस देखने को मिलेगा इसी टाइम में। और जो स्थान है वह कुरनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ से क्या होगा, हमें आग के साक्ष्य मिलेंगे। जो कुरनूल की गुफाएं हैं वहाँ से। तीसरा भीमबेटका, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या करेगा, मानव रहेगा इसमें, और इसलिए इसको रॉक शेल्टर बोला जाता है। जो भीमबेटका है रॉक शेल्टर है, मतलब गुफाओं का आवास है। सोन घाटी हो गया, बेलन घाटी हो गया। एक और आपको देखने को मिलेगा सिंगरौली, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। इसको भी याद रखना है। ये तो कुछ हो गए स्थान। अब जो निम्नपुरा पाषाण काल है उसको हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं। एक तो हम सोन घाटी संस्कृति में बांट रहे हैं, जिसकी खोज DN बार्डिया ने 1928 में की है। और यहाँ पर हमको क्या चीज़ मिलेंगे, चॉपर्स मिलेंगे, जो बड़े से हैं वह मिलेंगे यहाँ से। और दूसरी जो संस्कृति है उसको हम मद्रास संस्कृति बोल रहे हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने की थी, जो शुरुआत में बताया था। 1863 में ये क्या करेंगे, यहाँ पे कुल्हाड़ी खोजेंगे, और यहाँ पर क्या मिलेंगी, कुल्हाड़ियाँ मिलेंगी। तो इस वजह से दो कल्चरों में बट जाएगा। यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा मानव मिला था, कौन से प्रमुख स्थान है, और कौन से उपकरण है यहाँ पे, इतना इसमें याद रखना है। अगला हम देखते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। इसकी खोज सबसे पहले HD सांकलिया साहब ने की थी, तो इनका नाम याद रखेंगे, HD सांकलिया। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने ही मध्यपुरा पाषाण काल को खोजा था। और इसके जो उपकरण हैं, इसमें सल्क देखने को मिलेंगे हमें उपकरण में, जो कि चर्ट और जैस्पर पत्थर के बने हुए होंगे। तो इसमें सल्क याद रखना है आपको। और जो इसके स्थान है वह भी याद रखने हैं। लिखा तो था मैंने पर गायब हो गया यहाँ से, तो मैं लिख देता हूँ। पहला तो आपको याद रखना है निवासा, जो कि महाराष्ट्र में मिला है, महाराष्ट्र में है निवासा, निवासा हो गया। और भीमबेटका, भीमबेटका तो चलेगा ही, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। किसके लिए फेमस है, रॉक शेल्टर के लिए। आगे जब मध्य पाषाण काल आएगा तब वहाँ पर कुछ चित्रकारियाँ भी शुरू हो जाएंगी। और याद रखिए डीडवाना, जो कि राजस्थान में है। यहाँ से बहुत सारे उपकरण मिले हैं। राजस्थान का जो डीडवाना है वहाँ से काफ़ी मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं। और जैसे यहाँ पर दो मानव हमने देखे थे, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। यहाँ पर जो मानव है वह है निएंडरथल। निएंडरथल मानव, ये भी याद रखना है। हाँ, तो ये हो गया मध्यपुरा पाषाण काल। अब देखते हैं उच्चपुरा पाषाण काल। अब इसकी समय सीमा क्या है, 40,000 से 10,000 BC। और इसमें जो उपकरण है वह ब्लेड और छेनी है। छेनी कुछ ऐसे इस प्रकार के उपकरण होंगे जिनको किसी पर रख के उसमें छेद किया जाता होगा पत्थर मार के, और छेनी को बेरिंग्स बोलते हैं। और इसके प्रमुख स्थान में पटने याद रखेंगे, जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ से पटने से इनको शुतुरमुर्ग, इसके अंडे मिले हैं। और अंडे से ये लोग क्या करते थे, माला बनाते थे, ये याद रखना है। ये हो गया हमारा पुरा पाषाण काल। और यहाँ पर हम पुरा पाषाण काल में हम क्या देख रहे हैं कि जो मानव है वह शिकार कर रहा है। और आगे आगे धीरे धीरे जैसे जाएंगे तो मानव शिकारी से फिर क्या बनेगा, पशुपालक बन जाएगा। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज। और इसकी जो समय सीमा थी वह क्या थी, याद करो। तो ये जो मध्य पाषाण काल है वह पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। यानी कि जब पुरा पाषाण काल खत्म हुआ तब उसके बाद नव पाषाण काल आया, तो ये बीच का समय है।
अब इस युग की जो विशेषता है वह क्या है, यहाँ पर क्या होगा, पर्यावरण में परिवर्तन होगा। पहले जो पृथ्वी थी उस पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई थी। अब यहाँ पर क्या होगा, पर्यावरण में परिवर्तन आएगा और क्या होगा, मौसम गर्म हो जाएगा। गर्म होगा जिस वजह से क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघल जाएगी और क्या होगा, घास के मैदान बनेंगे और बहुत सारे जो शाकाहारी जानवर हैं उनका विकास होगा। तो मानव इस वजह से क्या होगा, जो पहले शिकारी था, शिकार कर रहा था, अब वह क्या करेगा, पशुपालक बन जाएगा यहाँ पर। और साथ ही साथ क्या होगा, जब घास के मैदान बनेंगे तो उसमें कुछ गेहूँ या मतलब ऐसे ही अनाज जैसी अनाज वाली किस्में वह भी उगेगी। तो अनाज जो मानव है वह क्या करेगा, उनको इकट्ठा करेगा, जो अनाज है उनको इकट्ठा भी करने लगेगा, मतलब अनाज को इकट्ठा करेगा, बटोर के इकट्ठा कर लेगा उनको, और साथ ही साथ पशुपालक भी बन जाएगा। ठीक है। और एक विशेषता इस युग में क्या थी कि इसमें जो उपकरण थे वह छोटे हो गए थे। जो पूरा पाषाण काल था, वहाँ पर जो औजार थे, जो उपकरण थे, वह उतने अच्छे नहीं थे। मतलब कुछ भी कुल्हाड़ी बनाना था तो क्या करते थे, ऐसे ले लिया पत्थर, इसमें रस्सी बांध लिया, लकड़ी वगैरह, बन गई कुल्हाड़ी, मतलब उतने अच्छे नहीं थे। अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे जो उपकरण हैं वह अच्छे तो नहीं हो पाएंगे उतने, लेकिन छोटे हो जाएंगे, छोटे। इस वजह से इनको माइक्रोलिथ बोला जाता है। और इनकी जो खोज है वो सबसे पहले सीएल कार्लाइल ने की थी, और कहाँ पे, विंध्य क्षेत्र, जो मिर्जापुर का क्षेत्र है, वहाँ पर की थी इन्होंने इसकी खोज। तो ये एक तरीके के इसके जनक हो गए। ठीक है ना। और यहाँ पर जो उपकरण है वह ब्लेड, तीर, भाले, ये सब देखने को मिलेंगे, छोटे उपकरण। और जो मानव है वह क्या करेगा, पत्थरों में लकड़ी या हड्डी को जोड़ेगा, उनको लंबा बना लेगा। ठीक है। पूरा पाषाण काल में जो औजार हैं वह उतने अच्छे नहीं हैं, मध्य टाइप के हैं। मध्य पाषाण काल में जो उपकरण है वह छोटे हो जाएंगे, और जैसे ही हम नव पाषाण काल में जाएंगे, वहाँ पर जो औजार हैं वो चिकने हो जाएंगे, एकदम पॉलिशदार। उन पर मानव क्या करेगा, पॉलिश करेगा नव पाषाण काल में, आगे देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, पशुपालन शुरू होगा, और सबसे पहले कुत्ता का जो जंगली प्रजाति है पहले उसको पालतू बनाया जाएगा। और कौन से स्थान है जहाँ पर ये प्रमाण मिला है कि कुत्ते को पालतू बनाया गया है, वो है आदमगढ़ और बागौर। आदम, ये बागौर होगा, बागौर। आदमगढ़ है जो कि एमपी में मिला है, मध्य प्रदेश में, और बागौर राजस्थान में। राजस्थान की जो कोठारी नदी है, जो बागौर है, राजस्थान की कोठारी नदी के किनारे है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुत्ता के पालतू बनाए जाने का प्रारंभिक साक्ष्य मिलेगा। लंगनाच, ये कहाँ है, गुजरात में। और यहाँ की फेमस चीज़ क्या है कि यहाँ पर ही सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाएंगे, मिट्टी के। और कैसे बर्तन बनेंगे, चाक से तो बने ही नहीं, क्योंकि अभी पहिए की खोज नहीं हुई है। आग की खोज हो चुकी है पूरा पाषाण काल में, ठीक है, लेकिन अभी पहिए की खोज होनी बाकी है। तो मिट्टी के बर्तन कैसे बनाएंगे, ये लोग मिट्टी लेंगे और रखते चले जाएंगे गोल गोल घुमाते हुए, और बर्तन बना लेंगे। सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेंगे इसके साथ, लंगनाच, गुजरात में। एक ये बागौर है, एक दूसरा है बागौर जो कि मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या मिले हमको, त्रिकोणी त्रिभुजाकार मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, मूर्ति पूजन के बारे में पता चलता है। चौपानी मंदिर जो कि यूपी में है, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हो गया। तीसरा जो ये तीन दिखाई दे रहे हैं आपको, महादा, दमदमा, सरायनाथ, ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है वहाँ पर ये तीनों स्थान है। और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कंकाल ही कंकाल, बहुत सारे कंकाल मिले यहाँ से। तो ये हमारा हो गया मध्य पाषाण का। और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस का है भीमबेटका, जो कि आप देख चुके हैं पहले ही, मध्य प्रदेश में है। पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, जो पूरा पाषाण काल चल रहा था तब यहाँ पर क्या था, रॉक शेल्टर, यानी कि मानव यहाँ पर रह रहा था। अब धीरे धीरे क्या होगा, मानव यहाँ पर चित्रकारी करेगा। जो गुफाओं की दीवारें हैं, जो गुफा की दीवारें हैं, वहाँ पर चित्रकारी करेगा मानव, जिसमें वो अपने शिकार के बारे में बताएगा कि शिकार कर रहा है, कोई जानवर होगा, उसके पीछे भाग रहे होंगे वो लोग, लड़ाई कर रहे होंगे, उसके बारे में भी बताएंगे, नृत्य कर रहे होंगे। देखा नहीं, ये जनजाति की भी फिल्म वगैरह में वो करते रहते हैं, उस टाइप का वो सब देखने को मिलेगा।
और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? बी एस बाकरकर ने 1957 में। और ये जो स्थान है हमारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, इसमें भी शामिल है और इसको 2003 में इसमें शामिल किया गया था। अब कमेंट में आपको ये बताना है कि भारत के कितने स्थान हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो भीमबेटका में याद रखना आपको, चित्रकारी के लिए फेमस है और रॉक शेल्टर यानी कि गुफा में जो आवास है उसके लिए जाना जाता है ये। अब आ गया हमारा नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण में हमने क्या देखा कि मानव शिकार कर रहा था। मध्य पाषाण काल में क्या देखा? एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ, मध्य पाषाण काल में हमने क्या देखा था? जो मानव है वह पशुपालक बन गया था और जो अनाज है उसको बटोर के इकट्ठा कर रहा था। अब आएगा नवपाषाण काल। यहाँ पर क्या होगा? जो मानव है वह भोजन को उगाना चालू कर देगा। जो पहले वो बटोर रहा था अब वो बटोरने की जगह पर उसको उगाना चालू करेगा। और जो पहले मानव था, जैसे मानव हम देख रहे हैं पूरा पाषाण काल में शिकार करना था उसको, तब क्या शिकार के पीछे पीछे घूमता रहेगा वो, तब क्या होगा? इधर उधर घूमेगा। यानी कि उस समय कैसा था? घुमंतू प्रकार का था, यानी एक से दूसरी जगह घूमता रहता था, कभी शिकार की खोज में, कभी पानी की खोज में, कभी खाने की खोज में। और जब मध्य पाषाण काल में आया वहाँ पर क्या बन गया? वह पशुपालक बन गया। अब जब पशुपालक बन गया हो तो उसके जानवरों को घास चाहिए होगी, तब भी इधर उधर घूमेगा, यानी कि चरवाहा प्रकार का हो गया वो, चरावा बन गया था, तब भी वो इधर से उधर घूम रहा है, यानी कि घुमंतू ही रहेगा। लेकिन जैसे ही नवपाषाण काल में आएगा तब क्या होगा? स्थायी बस्तियाँ बनेंगी उसकी, यानी जो मानव है वह एक ही जगह पर अपने घर बनाएगा, झोपड़ी वगैरह, मिट्टी घास फूस के घर बना के रहना चालू कर देगा वहाँ पर। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हुआ? नवपाषाण काल में जो मानव है वह भोजन उत्पादक बन गया और कृषि करने लगा। और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह हमको मेहरगढ़ से मिलेगा। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान है वहाँ से मिलेगा मेहरगढ़। और यहाँ से हमको गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिलेंगे, कपास के भी साक्ष्य मिलेंगे। यहाँ से गेहूँ और जौ के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो लावरा देव दिखाई दे रहा है, लावरा देव और कोल्डियाबा दोनों यूपी में ही हैं और दोनों से चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य। लेकिन जो लावरा देव है वहाँ से क्या होगा? प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पहले कोल्डियाबा माना जाता था, लेकिन अभी कुछ खोज वगैरह हुई है तो लावरा देव हो गया है, ये भी याद रखना है। अब आगे मैंने पहले ही बताया कि इस युग में क्या होगा? जो उपकरण है उनको पॉलिश करके बना देगा, पॉलिश कर लेगा और चमकदार बना लेगा घिस घिस के उनको। और इस युग के जो उपकरण है उनमें क्या आएगा? कुल्हाड़ी आएगा, ओखली और मूसल, यानी कि ओखली मूसल आएगा, उसमें कुछ चावल या कुछ आटा वगैरह पीसने के लिए उनका छेनी आएगा और चक्की आटा पीसने के लिए। ओखली मूसल का तो गाँव में प्रयोग होता था पहले, क्या धान कूटने के लिए। तो ये हो गया कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। अब क्या होगा? जब नवपाषाण काल आएगा पहिए का आविष्कार होगा। जैसे आग का आविष्कार कब हुआ है? पूरा पाषाण काल में। ऐसा माना जाता है कि पहले धोखे से आग लगी थी, फिर बाद में जो मानव है वह आग लगाना सीख गया था, या उसने उस पर काबू पा लिया था। जो आग है वो आग का प्रयोग क्या करता था? वह मार्ग घूमने के लिए, जानवरों से रक्षा करने के लिए और लाइट यानी कि प्रकाश करने के लिए रात में। और मैंने आपको बताया था जो होमो इरेक्टस है, यही वह पहला मानव है जिसने आग पर काबू पाया था, यानी कि उसको नियंत्रित करना सीख गया था कि कब आग लगानी है, कब बुझा देनी है। यही वह पहला मानव है। तो नवपाषाण काल में क्या होगा? पहिए का आविष्कार होगा और इससे क्या होगा? चाक पर बर्तन बनाने की शुरुआत होगी। हमने देखा था लंग नाच, कहाँ पर? मध्य पाषाण काल में। वहाँ पर क्या होगा? बर्तन तो बन रहे थे लेकिन वो ऐसे ही बना रहे थे, लेकिन अब क्या होगा? चाक पर बनेंगे तो और अच्छे बर्तन बनने लगेंगे, चाक पर बर्तन बनेंगे।
और जो मानव है वह मिट्टी के घरों में रहने लगा। मिट्टी घास फूस है तो उसको इकट्ठा करेगा और उनकी अपनी झोपड़ी टाइप की बना लेगा, तो रहने लगेंगे और बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगेंगे। इस वजह से क्या होगा, पहली बार बस्तियां बनना चालू होगी, यानी कि स्थायी निवास हो जाएगा। पहले तो घूमता रहता था इधर उधर। अब इसके कुछ प्रमुख स्थल और देखते हैं, जैसे एक बुरजोम, बुटकराल, ये दोनों कहाँ है, कश्मीर में। बुरजोम में क्या फेमस है कि जो मानव है वह गड्ढों में रहता था। जो गड्ढे हैं गड्ढों में रहता था, और गड्ढों में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बना रखी थी इन्होंने। एक तो ये कि गड्ढों में रहता था, गर्तवास यहाँ से मिले हैं। गर्त मतलब गड्ढा और वास मतलब रहने वाला स्थान, तो गर्तवास में रहता था। दूसरा यहाँ पर जो मानव है, मानव उसके साथ कुत्ते दफनाए जाते थे यहाँ पर। मानव के साथ कुत्ते दफना देते थे यहाँ पर ये लोग, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला है, हड्डी के औजार भी मिले हैं। ये तो हो गया तीसरा, 3 चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। दूसरा गुप्तकाल, ये भी कश्मीर में है। गुप्तकाल को हम कुम्हार की गुफा बोलते हैं, ठीक है। ये कुम्हार की गुफा है, यहाँ से हमको कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा है हमारा चिरांद, चिरांद जो कि बिहार में है। यहाँ से हमें क्या मिले, हड्डी के औजार मिले हैं एक तो, और यहाँ पे भी जो मानव है उसके साथ कुत्ते दफना देते थे ये लोग, ठीक है। और जो मानव है उसके साथ भेड़ बकरियों को दफनाया जाता था। कहाँ पे, मेहरगढ़ में। यहाँ पर जो मेहरगढ़ है, मानव के साथ बकरियों को दफनाया गया, ठीक है। कुत्ते कहाँ पर दफनाए गए मानव के साथ, बकरियाँ कहाँ पर दफनाई गई, ये सब आपको पता चल गया है। और दाऊजली एडन जो कि हमको असम में मिलता है, ठीक है। तो दाऊजली एडन है वह कहाँ पे है, असम में। और यहाँ पर जो फेमस चीज़ है वह क्या है, यहाँ पर एक पत्थर मिला है, जेडाइट पत्थर, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पर कुछ विशेष तरह के बर्तन मिले हैं, बर्तन जिनको हम लोग बोलते हैं कोल्ड मार्क्ड पोटली। कोड मतलब धागा या रस्सी, यानी कि रस्सी के निशान वाले बर्तन। क्या होता था, बर्तन बना लेते थे ये लोग, उस पर रस्सी से निशान बनाते थे। जो गीला बर्तन रहता था उस पर रस्सी से निशान बनाते थे। ऐसे ही बर्तन भारत में एक जगह और है, नापाचित, जो कि मणिपुर में है। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बर्तन मिले हैं। और जो आपको दिखाई दे रहा है बुदियाल और पिकलियल, जो कि कर्नाटक में है। हमको यहाँ पर क्या मिला है, जो आग है या राख है, राख के ढेर मिले हैं बुदियाल और पिकलियल में। कर्नाटक का ही एक स्थान है रूसी, जो कि हमको पूरा पाषाण काल में देखने को मिलेगा। मैं करता हूँ 1 मिनट। जो यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल है, वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा रूसी, कर्नाटक में, ठीक है। ये हो गया। और अल्लूर, ये भी कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और यहाँ से क्या, बाजरे के साथ, ठीक है। यहाँ से बाजरे के साथ मिलेंगे हमको। एक और स्थान याद रखेंगे, कैटल युग साइट।